में जनाब साहब एएस लेवल पर केमिस्ट्री का लेक्चर है और केमिस्ट्री के अंदर हमने पहला जो अपना मतलब केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने क्या केमिस्ट्री की डेफिनेशन रखी थी, इट्स द स्टडी ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते होते हैं, मैटर पढ़ते हैं। इस वक्त हम मैटर का क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। आई थिंक मैंने पहले सेक्शन का नाम ही क्या रखा था, मैंने पहले सेक्शन का बेसिक केमिस्ट्री या उसके अंदर मैंने क्या पढ़ाना है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। और मैटर की जो कॉम्पोजिशन है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में सबसे बेसिक पार्टिकल कौन सा है, दैट इज एन एटम। हमें सिर्फ एटम नहीं बल्कि एटम का क्या समझना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिलहाल एटम की शक्ल मतलब एटम की शेप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्या है, एटम के अंदर क्या क्या है। हम कल इस नतीजे पर पहुंचे, परसों के लेक्चर में हमने एटम को डिफाइन किया। जरा मुझे डेफिनेशन सुनाओ भाई, मरियम असद प्लीज बताएं एटम को कैसे डिफाइन करेंगे आप। जी जनाब, उन्होंने उस जुमले को ऐसे फ्रेज किया है कि एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है। बुशरा हनीफ, आप एटम को डिफाइन करने की कोशिश करें। चलो जी, वो भी उधर ही खड़ी है जिधर कल खड़ी थी, ठीक है। लेकिन मुझे एतराज इस बात से नहीं है, सही कह रही है। तो क्या कह रही है जी, एटम इज द, वो कहते हैं मैं तो स्मॉलेस्ट लिखूंगी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज इनडिवाइजिबल बाय, चल भाई तू इसी तरह कह दे, सही कह रही है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है मेरा वाला फ्रेज स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर है। आप मैटर का जिक्र कर रहे हो, मैं एलिमेंट का जिक्र कर रहा हूं। आप इनडिविजिबल बाय केमिकल मीन्स करके अधूरी बात कर रहे हो, यह अधूरी बात है। इनडिविजिबल बाय केमिकल मीन्स इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय एनी अदर मीन। तो वो क्यों नहीं समझा रहे फिर हम? मैं जुमला ऐसा बयान कर रहा हूं कि अपने एक एक लफ्ज को जुमला आगे पूरा मुकम्मल करता जा रहा है। क्या जी, सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब प्योरली एलिमेंट के साथ मैंने क्लासिफाई किया है। मैं सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर अगर कहता हूं, मैं बल्कि आपके सवाल में एक और गलती निकाल देता हूं। आपने कहा स्मॉलेस्ट क्या, यूनिट ऑफ मैटर। अब मैं आज आपका जुमला गलत साबित करूंगा ताकि आप मुझे कल ये जुमला ना सुनाएं, ठीक है पुत्र। चलें जी, फ्रेज सुने जनाब, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट, यूनिट ऑफ मैटर, डन हो गया। मैटर में क्या क्या आता है, एलिमेंट्स भी आते होंगे, कंपाउंड्स भी आते होंगे। चलिए कंपाउंड्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स में क्या आता है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में कोवलेंट कंपाउंड्स भी आते होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स भी आते होंगे, आते कि नहीं आते? अच्छा, अब आपका जुमला है, मैं कहता हूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। क्या मॉलिक्यूल इनडिविजिबल है बाय केमिकल मींस? वो तो डिविजिबल है बाय केमिकल मींस। हीट दें, उसका बॉन्ड तोड़ें, बॉन्ड तोड़कर मॉलिक्यूल को एटम बनाएं। तो अब क्या करूं आपके जुमले के साथ, ऊंचा बोले। अच्छा, इसके आगे भी कुछ है? अच्छा, तो भी तो उसको पता है गलत है, तो फिर आगे आगे भी तो which still है। चलो जी, आप थोड़ा बेहतर हो गया। कहती है इन अदर वर्ड्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब ठीक हो गई है। तो पहले मैटर बोल रही थी, अब क्या बोल रही है, एलिमेंट बोल। आगे बोलो, दैट स्टिल हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज? That may or may not exist independently, but it takes part in a chemical reaction. So these are the characteristic properties. तो प्लीज अब एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जुमला आपने सुना है, मैंने क्लास में बयान किया है, हमने इस पे आर्ग्यूमेंट किया है, मैंने आपके स्टेटमेंट को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन उससे बेहतर स्टेटमेंट क्या दी है? वो जो मेरी वाली स्टेटमेंट है, मुझे अभी भी लगता है कि उस स्टेटमेंट से बेहतर है जो आप कह रहे हो। इसलिए अब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे जब भी कहीं बोलना होगा या लिखना होगा, ठीक है। अदरवाइज गूगल में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड जुमले होते हैं, तो वहां से कहीं से आपने मुझे
भेजा है, अच्छा है, लेकिन हम उससे बात करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी खराबी मसला मसाइल ये वो लटरम पटरम वगैरह। अच्छा जी आगे चलते। हमने एटम की डेफिनेशन पे बात कर ली थी परसों, उसके बीच में से मैंने एलिमेंट समझाने की कोशिश की, फिर मैंने डिफरेंट किस्म के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो समझाने की कोशिश की, रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं कि बनते हैं वो समझाने की कोशिश की। तो उस जुमले में पूरी केमिस्ट्री है, वैसे उस जुमले में पूरी केमिस्ट्री है, एलिमेंट वाली पूरी साइंस है, पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर दिया उस दिन मैंने, एक तरफ मेटल की एग्जांपल देकर, फिर नॉन मेटल की एग्जांपल देकर, फिर एंड पे नोबल गैस की एग्जांपल देकर, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद वो क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन भी समझा ही दिया कि यार वो एटम्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं बीच के अंदर। तो आई बिलीव कि जो मेरा स्टेटमेंट है, मुझे अगर कभी उससे ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट मिली तो मैं जरूर मानूंगा, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने इस स्टेटमेंट से जो मैं सुनाता हूं इससे बेहतर स्टेटमेंट कभी नहीं मिली है। इनफैक्ट अगर बुशरा सुना भी रही है तो मुझे उसमें कहीं ना कहीं मुख्तलिफ किस्म के एतराजात उठ रहे हैं, इसलिए वो बेहतर स्टेटमेंट नहीं है। तो या तो अगर आपको मेरी स्टेटमेंट में कुछ एतराजात उठते हैं, हाँ, देन फील फ्री टू आस्क मी और टेल मी कि सर देखें आपका जुमला भी फलानी जगह पर टेक्निकली इनकरेक्ट है, या आपका जुमला फलानी जगह पर थोड़ा इमेच्योर जुमला है। हाँ, तो हमने तो सीखना ही है ना, हमारे इस बात काम ही क्या है कि हमें ऑर्डिनरी लेवल में से निकल कर अपने जुमलों को एडवांस लेवल पर लेके जाना है। कैसे? टेक्निकली साउंड करके और मैच्योरिटी वाइज भी एडवांस करके। तो मैं उस हिसाब से चाहता हूं कि आप मुझसे भरपूर बात करेंगे। हर वक्त आप मुझे कि सर मैंने तो उधर ये पढ़ा है, मैंने तो उधर ऐसे पढ़ा है, ये बात ऐसी होती है, वो बात वैसी होती है। इस पूरी डिस्कशन में क्या होगा, सीखेंगे हम कुछ ना कुछ। ओ लेवल में क्या होता है, बहुत कम डिस्कशन का मार्जिन होता है। वहां जो मैं कह रहा होता हूं, चाहे गलत भी कह रहा हूं, मैं सही कह रहा होता हूं। यहां समटाइम अगर मैं सही भी कह रहा हूं तो एक बात आपको उस दिन मैंने बताई थी, जब तक आप मेरी कही हुई बात को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आपको सीख नहीं पाएंगे। ठीक है जनाब? तो काम करना है, हर लफ्ज में से ना कीड़े निकालने हैं। क्या करना? जो पढ़ा रहे हो कीड़े निकालते रहो। जितने कीड़े निकालोगे उतना दिमाग आपका क्लियर होगा। अगर आप सिर्फ इस मोड पे बैठे हो, सर आप आएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखवाएंगे, हम सुनेंगे, समझेंगे, चले जाएंगे, तो ये काम भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा आइडियल या जबरदस्त काम नहीं होगा। जबरदस्त काम क्या होगा? टू इन्वॉल्व इन माई लेक्चर, टू आस्क क्वेश्चंस, टू ऐड थिंग्स, टू सब जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है भैया? सो आगे चलते हैं। फिर हमने एटम की बात को मुकम्मल किया। कल हम किधर पहुंच गए? कल हमने कहा जी एटम का स्ट्रक्चर सीखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर भी अभी हमने पूरा को खास मजे का नहीं सीखा। हमने सिर्फ ओ लेवल की रिवीजन अब कर रहे थे। किन के बारे में रिवीजन कर रहे थे? आई थिंक मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सर आसिम चेक करेंगे, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स, इनके लिए चेक करें वो कितना टेक्निकली सही है, कितना टेक्निकली गलत है। जी जनाब, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया हमने इसके लिए? हमने कहा हैं तो पता नहीं कोई 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अजीबो गरीब मैंने नाम भी लिए उनके कल, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मारो उनको गोली, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है, तो बिस्मिल्लाह में अभी हम इतना आगे नहीं जाएंगे। हमने क्या करने की कोशिश की, मैंने आपको बुनियादी 3 ही पढ़ाऊंगा। वो जो 3 ही पढ़ाऊंगा उनके लिए मैंने क्या लफ्ज इजाद किया कि उन 3 को क्या कह देते हैं? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह देते हैं। अब ये किस बुनियाद पे मैं फंडामेंटल कह रहा हूं, ये लफ्ज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जरूर है। क्या जनाब? ये लफ्ज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जरूर है, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे कहां पे, एएस की फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो थोड़ा सा आप इस फंडामेंटल के लफ्ज पे कोई ना कोई गलती निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं काम चाहता हूं जहां पे भी आपने फंडामेंटल लिखा है क्वेश्चन मार्क से डाल दीजिए। सर हाँ जी, ये फंडामेंटल ही है, लेकिन जब हम एएस की फिजिक्स में जाएंगे तो पता क्या होगा, वहां जाके मैं इनके फंडामेंटल होने को क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन करके एक को कह दूंगा फंडामेंटल है, दूसरे 2 को कहूंगा नहीं जनाब ये फंडामेंटल नहीं। तो एक काम करें, काटा नहीं मारेंगे फंडामेंटल पर, फंडामेंटल के लफ्ज पे क्वेश्चन मार्क डालने जरा। इस वक्त तक जहां पे मैं खड़ा हूं, इस लेक्चर की हद तक फंडामेंटल का वर्ड ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री की हद तक फंडामेंटल का वर्ड ठीक है, लेकिन जब मैं फिजिक्स में जाऊंगा तो फिजिक्स में फंडामेंटल का लफ्ज शायद मैं चेंज करूं या किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत कर दूंगा।
तो इसलिए बेशक केमिस्ट्री है, जितने बच्चे केमिस्ट्री है सब ने फिजिक्स पढ़नी है ना, तो जब सबने फिजिक्स पढ़नी है तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड केमिस्ट्री के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये वर्ड फिजिक्स के एएस लेवल की फिजिक्स के हिसाब से गलत है। अब गलत है तो सही क्या होगा वो तो फिर मैं केमिस्ट्री में नहीं समझाऊंगा ना, ये बात मैं आपको पुत्र जी फिजिक्स में जाकर समझाने की कोशिश करूंगा। किसी को मसला है तो आप खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके डन। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से कल आपने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल में क्या क्या लिखा है? पहले क्या है? P फॉर प्रोटॉन्स, फिर N फॉर न्यूट्रॉन्स, फिर E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इनका कोई टेबल शेबल में आपने क्या क्या लिखा हुआ है? आपने इनकी क्या क्या लिखा जी? रिलेटिव चार्ज लिखा है, फिर आपने इनका एक्चुअल चार्ज लिखा है, फिर आपने इनका रिलेटिव मास लिखा है, फिर आपने इनका एक्चुअल मास लिखा है। ठीक है, खैर बहरहाल मैं अभी इनके ऊपर टेबल मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैं अगर आपसे वैल्यूज पूछूं तो मुझे जल्दी जल्दी बता दें। प्लस माइनस के हिसाब से तो मैंने कर दिया है कि इसका रिलेटिव चार्ज कितना है? +1, इसका। लेकिन हमने कहा नहीं यार, चूंकि चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या जनाब ये? तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाय क्या? बाय देयर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। तो अगर आप मुझे रिलेटिव मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल चाहिए। एक्चुअल फिनोमेना मैंने क्या किया? +1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्स। इधर 0, इधर -1.6 into 10 पावर। इसमें से 1.6 भूल जाए तो कोई मसला नहीं है, क्या नहीं भूलना चाहिए? 10 की पावर -19 आपने नहीं भूलनी, क्योंकि फिजिक्स वाला क्या कह रहा था? रीजनेबल एस्टिमेट्स लगाएं। क्या लगाएं? वो ये नहीं कहता कि याद करें, वो क्या कहता है? बस यार हल्का फुल्का एस्टिमेट लगाना आपको आना चाहिए। वैसे तो हमने कहा जी सेब के मास का भी हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है, लेकिन हमें प्रोटॉन के मास का भी या चार्ज का भी एस्टिमेट लगाना है। तो एस्टिमेट में 1.6 अगर भूल भी गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 की पावर ना भूलें आपसे। चार्ज के लिए 10 की पावर्स क्या है? -19 कूलम्स। और मास के लिए 10 की पावर्स क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए 10 पावर -27। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो उसके लिए 10 की पावर -31 है, वो आपने याद रखना है। बहरहाल अगर रिलेटिव मास की बात करें, इट्स मास इज 1, इट्स इज 1, इट्स इज 0। एक्चुअल की बात करें तो क्या है? 66 into 10 पावर -27 क्या? kg। इधर भी 1.66 into 10 पावर -27 क्या? kg। इधर 9.31 into 10 पावर क्या? -31 kg। 9.31 है कि 9 क्या? 9.1। वैसे एक बात बताऊं, एक सवाल है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जवाब देना है 10 की पावर्स में। बहुत गौर से, बहुत सोच के, बहुत समझ के, ध्यान से जवाब दीजिएगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जवाब देना है 10 की पावर्स में। इज इट 10 पावर -31? इज इट 10 पावर -30? और इज इट 10 पावर -32? आंसर देना है सिर्फ किसमें? 10 की पावर्स में। राउंडेड आंसर देना है। तो प्लीज बताइए, इसको अगर आप राउंड करेंगे तो क्या होगा? 10 की पावर हु सेज -31? हाथ खड़ा करें। हु सेज? एक ने -31 बोले, गलत है पुत्र। एक बंदा बोले 10 पावर -32 वाले हाथ खड़ा करें। हाँ जी, आप भी गलत है भाई। ठीक है जी। 10 की पावर -30 वाले हाथ खड़ा करें। इनकी मैथ्स सही है, बाकी सारों की मैथ्स ना तेल लेने गई हुई है। ठीक है, ओ लेवल की मैथ्स का सवाल पूछा भाई मैंने आपसे। ठीक है, कैसे सवाल पूछा? व्हाट इज 9.1? 9.1 को राउंड करो, क्या बनता है? 10 बनता है भाई। उसको कैसे चलें? 1.6 को तो इग्नोर कर सकते हूं, आप 9.1 को भी इग्नोर करेंगे? 9.1 इग्नोर क्यों? 9.1 को राउंड करें जो 10 है। 10 into 10 पावर -31। ये 10 की पावर 1 है, +1 है, तो क्या हुआ भाई? +1 प्लस -31। व्हाट इज दिस? दिस इज -30 है जनाब साहब। तो यू नो व्हाट, लिखना चाहते हैं तो कहीं लिख लीजिए। इसको लिखना चाहते हैं तो कहीं लिख दीजिए जनाब।
कि अगर आप सिर्फ पावर्स के हिसाब से याद करना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाली पावर को, प्रोटॉन को 10 पावर -27 ही करें, न्यूट्रॉन को 10 पावर -27 ही के तौर पर याद करें। लेकिन क्या करें जी? लेकिन क्या करें सर जी? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मास अब 10 की पावर -30 kg में याद करें जी पुत्र। ऊंचा बोलिए। इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास की वैल्यू किधर की है? गलत लिखी है। ओ सॉरी 1/1836। ठीक है जी। सो यू नो, जिसका वैसे मतलब क्या था 1/1836 का? सर जी 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन। अगर आप तराजू में एक तरफ एक प्रोटॉन रखते हैं तो उसके मास को इक्वेट करने के लिए दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा? 1836 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे। तो 1800 ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक प्रोटॉन के मास को इक्वेट करेंगे जी पुत्र। 9.1 को मैं क्या करूं? 20 राउंड करूं तो 9 को फिर राउंड करें, 9 को नियरेस्ट 10 पे राउंड करें। मुझे फाइनल आंसर 10 की पावर्स में चाहिए। मुझे फाइनल आंसर 10 की पावर्स में चाहिए, राउंडेड आंसर चाहिए था। तो मैंने 9.1 को 9 राउंड किया, फिर 9 को नियरेस्ट 10 पे 10 राउंड किया, फिर 10 और 10 पावर -31 की पावर आपस में ऐड कर दी तो 10 की पावर -30 आ गया। ठीक है। हाँ, ऊपर 1.6 को क्यों राउंड नहीं किया मैंने? उसको राउंड करूंगा तो 2 राउंड हो जाएगा। 2 10 पे राउंड होगा कि 2 1 पे राउंड होगा? 1 पे राउंड होगा तो मैं उसको मतलब वो 10 की पावर 1 नहीं बना सकता, तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर करके 10 पावर -27 ही आंसर लिखा है। खैर, ये सारी लड़ाई हम मैथ्स में कर लेंगे। अभी जैसे एक फिगर आपको बताना चाहता था कि आपको फिजिक्स में क्या करना पड़ता है। आपको फिजिक्स में ना कुछ चीजों के एस्टिमेट्स बताने पड़ते हैं, और अगर इस तरह की चीजों के एस्टिमेट्स बताने हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स हमें समटाइम्स भूल भी सकते हैं। भूल भी जाएं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें पावर्स भूलनी नहीं चाहिए। और अगर उसको एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल करानी है तो पता क्या होगा? वो बता देगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू। अगर किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए इनके चार्ज की या मास की एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। क्यों लेनी? सर वो एक्चुअल वैल्यू निकाल के हमें वो सवाल में पहले बताएगा, फिर अगला काम करवा लेगा, इसकी टेंशन हमने। लेकिन राउंडेड वाले याद करना है। बहरहाल असल में हमने ये टेबल जो है वो क्यों बनाया या क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखना चाहते थे। किसके साथ? किसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखना चाहते हैं? हमें जितने भी क्या बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम अपने आप को समझाना चाहते हैं। तो देखते हैं हमें टेबल में से क्या क्या समझ आता है। कल हमने चार्ज के हवाले से कुछ बात की थी। मैंने कहा था रिलेटिव चार्ज से बेहतर है कि क्या कहना चाहिए था इसको? हाँ जी, कौन सी वाली नेचर? इलेक्ट्रिकल नेचर। तो असल में यहां रिलेटिव चार्ज से बेहतर टेबल क्या हो सकता था? इलेक्ट्रिकल नेचर वाला। लेकिन ऑर्डिनरी लेवल में एक लफ्ज इजाद कर दिया हमने, पता नहीं कौन सा लफ्ज? रिलेटिव चार्ज, कि जी वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से उनका क्या चार्ज है। तो हमने एक को +1 कर दिया, तो एक को -1 कर दिया, तो एक को हमने 0 कर दिया। एतराज मुझे उससे भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चूंकि हम बड़े हो रहे हैं, जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें क्या करना है? हमें ज्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी इख्तियार करनी है। तो बस इतना हमारा फर्क है कि हमें हर टर्म की बेहतर टर्मिनोलॉजी पे जाना है। बहरहाल हम यहाँ पे मैं जरा टेबल के बाद कुछ नोट्स लिखवाना चाहता हूँ। इसी टेबल में से कुछ नोट्स लिखते हैं जनाब। नंबर 1, मैं ना एटम के ना बिल्कुल सेंटर से अपनी बात स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल नीचे वाले लेवल से आता हूं, अंदर वाले लेवल से। किसी के पास स्पेसिफिकेशन है? मुझे स्पेसिफिकेशन है ताकि मैं उसकी लाइंस को भी फॉलो कर सकूं। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखें तो उसकी पहली लाइन जरा पढ़ते हैं कि वो भाई हमें क्या समझा रहा है। कहते हैं, you have to understand that what? That atoms are mostly empty space surrounding a very small dense nucleus that contains this and this
इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द एम्प्टी स्पेस। डन। मैं आपका सबसे पहला जुमला ही ये लिखवाना चाहूंगा। नंबर 1 लिखें जी, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम इज मोस्टली एम्प्टी। एटम हैज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। अंग्रेजी जैसी मर्जी करें, स्पेसिफिकेशन की जैसी लिखिए, मैं वो बोल रहा हूं। Atoms are mostly empty space. Number 1. Number 2, there is a very small dense nucleus. There is a very small dense nucleus at the center of the atom. क्या लिखा जी आपने? देयर इज अ वेरी स्मॉल, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड वेरी स्मॉल। स्मॉल लिखना क्यों जरूरी है जी? स्मॉल से क्या साबित हो रहा है कि मोस्टली एटम कैसा है? ये पहले वाली बात की एक्सटेंशन है कि मोस्टली अगर एटम एम्प्टी है तो अगर दरमियान में कोई चीज है तो दरमियान की चीज बहुत बड़ी नहीं हो, बहुत ही छोटी जगह पे क्या है जनाब? न्यूक्लियस है। अच्छा, लेकिन उसका एक मसला है, स्मॉल तो है ही है और क्या? डेंस है। डेंस मतलब, डेंस का मतलब मैं आगे समझाता हूं। डेंस को अंडरलाइन करेंगे। क्या लिखा आपने? देयर इज वेरी स्मॉल, फिर डेंस, नाम क्या उसका? न्यूक्लियस। ठीक है जी। दैट कंटेन्स क्या? दैट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लिखिए, दैट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अब इस जुमले में से आपने पहला जुमला लिखा जी, एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। मुझे नहीं लगता मुझे इसको समझाने की जरूरत है। फिर मैंने कहा कि देयर इज अ वेरी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। अंडरलाइन द वर्ड डेंस। स्मॉल का तो मतलब नहीं समझा रहा, डेंस का मतलब समझाएं यार। किस चीज को डेंस कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी? वैसे डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी ज्यादा कब होती है? जब मैस ज्यादा हो लेकिन वॉल्यूम कम हो। तो न्यूक्लियस का सीन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मैस बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है। क्यों जी? क्यों जी? एक तो उसका साइज अपना बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मैस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या है? वो डेंस है जी। अंडरलाइन द वर्ड डेंस। डेंस को नीचे समझाने की कोशिश करें, बल्कि साइड पे एक नोट लिखें। साइड नोट लिखे जी। आई होप आपको मालूम है नोट्स कैसे बनाने हैं। एक ऐसे आपके मेन नोट्स जा रहे हैं, कुछ साइड नोट आएगा तो आप कॉपी की इस साइड पर थोड़ा पतला सा कुछ लिखना स्टार्ट कर देंगे। कोई बहुत स्पेशल नोट आएगा तो मैं पेज के हेडर पे लिखवा दूंगा। नोट्स बनाने का तरीका सबको पता होना चाहिए। मेन नोट्स सीधे जाते जाएंगे, मुझे कोई एक्स्ट्रा बात याद आएगी तो किधर लिखाऊंगा? साइड पे लिखेंगे। वो जो एक्स्ट्रा बात बहुत स्पेशल होगी तो किधर लिखेंगे? पेज के टॉप पे लिख देंगे जाकर। अभी कोई इतनी स्पेशल बात नहीं है और नई लेवल की बात है। साइड पे लिखें डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। और अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए मास क्या होना चाहिए? उसके लिए मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। और अगर आप डेंसिटी और ज्यादा चाहते हैं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कम होना चाहिए। इधर मैं किसी और कलर का तो अगर आपका न्यूक्लियस जो है वो डेंस है तो उसके डेंस होने का मतलब क्या है? सर उसके डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसका मीनिंग है उसका वॉल्यूम कम है, मतलब उसका साइज छोटा है। तो वेरी स्मॉल आपने देख लिया है। आपने क्या लिखा है? एटम इज, आपने क्या लिखा है? दूसरे में क्या था? देयर इज अ वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब वॉल्यूम बहुत कम है। डेंस मतलब डेंसिटी उसकी बहुत, मतलब उसमें मैस बहुत। मैस क्यों ज्यादा? मैस क्यों ज्यादा? असल में एटम का मैसिव चीजें कौन कौन सी हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैसिव हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? दे आर नॉट मैसिव, दे आर वेरी लाइट, ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लाइटर देन द प्रोटॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलमोस्ट
2000 टाइम्स लाइटर है। किसी को मसला इस बात से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या है? 2000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली क्या है? ज्यादा हैवियर है। तो अगर इतने ज्यादा हैवियर है और न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी? सर जी बहुत ज्यादा होगी। किसी को मसला तो आप हल करेंगे। अच्छा, आपने कहा देयर इज अ वेरी स्मॉल बट डेंस न्यूक्लियस किधर? एट द सेंटर ऑफ द एटम व्हिच कंटेन्स क्या? दैट कंटेन्स क्या जी? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने यहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्या कर दी थी? हमने यहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की पोजीशन जो है वो समझा दी है। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? नो? आगे चलें। मुझे बात बताएं, चूंकि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां पर पाए जाते हैं तो इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? तो एक काम करें, अगला जुमला ये लिखें, सिंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, since protons and neutrons are present inside the nucleus, so they are collectively known as nucleons. So they are collectively known as क्या? So they are collectively known as nucleons. So they are collectively known as क्या जनाब साहब? हाँ जी, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसी न्यूक्लियॉन के साथ थोड़ा आगे चलूं, इनकी जो टोटल तादाद होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले कि मैं न्यूक्लियॉन नंबर पे जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं। ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट मूविंग इन द न्यूक्लियस, दे आर स्टेशनरी इन द। एक ये चूंकि मैंने आगे इलेक्ट्रॉन के साथ एक ये बात करनी है कि वो चीजें क्या है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूविंग है। तो यहां मैं जरा एक चीज क्लियर करता चलूं कि एक जुमला लिखा अगला, प्रोटॉन्स एंड बल्कि नहीं, प्रोटॉन्स उनका आपने क्या बोला? न्यूक्लियॉन्स बोला। न्यूक्लियॉन्स को अंडरलाइन करें, ब्रैकेट में लिखें, दे आर स्टेशनरी इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सिंपल लिखें, दे आर स्टेशनरी। सिंपल इतना लिख दें, दे आर स्टेशनरी। सिंपल ये लिख दीजिए, दे आर स्टेशनरी। अच्छा, मैं जो अगली बात लिखना चाहता हूं वो क्या है कि जनाब ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है, इनकी तादाद की लफ्ज क्या होता है? तो लिखे जी, द सम ऑफ प्रोटॉन, बल्कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज क्या? Nucleon number. The number of protons and neutrons, the number of protons and neutrons present in an atom, present in the nucleus of an atom, sorry, present in the present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom, क्या लिखा आगे? Present in the nucleus of an atom, the number of protons and neutrons present is known as क्या? Nucleon number. Is known as nucleon number. अच्छा, underline the word nucleon number. Underline the word nucleon number. अगला जुमला लिखें, nucleon number is also known as mass number. Nucleon number is also known as, जी उधर तो पुत्र मैं बहुत बाद में जाऊंगा, उधर तो मैं बहुत, अभी तो मैं अलिफ से स्टार्ट हो रहा हूं, जाऊंगा उधर ही पहुंचूंगा जिधर आप पहुंचाना चाह रहे हैं। सर जरा रिलेटिव एटॉमिक मास तक चले जाएं। मैंने अभी न्यूक्लियॉन नंबर बोला, इसमें से मैं मास नंबर निकालूंगा, फिर मैं इसमें से एटॉमिक मास निकालूंगा, फिर मैं इसमें से रिलेटिव एटॉमिक मास निकालूंगा। तो इन चारों में कहीं ना कहीं देखेंगे कि कुछ फर्क है कि नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा। मैंने पहले सबसे पहले क्या बोला?
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की कुल मिला के तादाद का आपने क्या नाम रखा? मैंने मान ली बात। न्यूक्लियॉन नंबर्स को मैंने क्या क्या और क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। किसी को मसला इस बात से? चलें, अगर इसी मास नंबर को सुने जरा गौर से, यही जो मास नंबर है आप इसको अगर ग्राम्स में लिख दें या किलोग्राम्स में लिख दें, या एक आगे भी मैंने कोई यूनिट पढ़ानी है, पता नहीं समथिंग लाइक AMU, तो उसको क्या बोलेंगे जी हम? एटॉमिक मास यूनिट की तरफ में जाऊंगा अभी। मैं बस ये कह रहा हूं कि यही मास नंबर, जस्ट इस नंबर के आगे अगर मैं कोई केजी लगाऊं, अगर मैं कोई ग्राम लगाऊं, अगर मैं कोई यू लगाऊं, तो क्या हो सकता है? यही चीज न्यूक्लियॉन नंबर से निकलकर, मास नंबर से निकलकर एटॉमिक मास बन जाएगी। एक बात तरफ सुनिए प्लीज। मैं कहूं जी फलाने का नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 12, तो आपको नंबर के आगे यूनिट लगानी पड़ेगी? है नहीं ना, बस नंबर बताना है सर। जी फलाने का मैग्नीशियम का न्यूक्लियॉन नंबर क्या है सर? 24, या आपने बताना है 24 समथिंग। तो नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो न्यूक्लियॉन नंबर की भी कोई यूनिट नहीं है। अगर आप कहते हो नंबर है मास नंबर, अगर वो नंबर है मास का नंबर, तो भी यूनिट कोई। लेकिन अगर आप कहते हैं एटॉमिक मास, एटम का मास, तब क्या होगा? तब उसकी यूनिट होगी भाई। तब क्या होगा? तब उसकी यूनिट होगी जनाब, ठीक है। अब तब जब यूनिट होगी तो यूनिट क्या होगी? अब क्या पता वो किलोग्राम होगी या वो ग्राम होगी, या मैं कोई और यूनिट उसके साथ लिखूंगा, इस तरफ मैं जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं क्या करने लगा हूं? अभी फिलहाल मैं उसके साथ यू लिखूंगा, जी या केजी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अगला एक नोट लिखें। न्यूक्लियॉन नंबर को हमने क्या कहा? हमने न्यूक्लियॉन नंबर इज ऑल्सो नोन एज मास नंबर। अच्छा, इफ, अगला लिखें, इफ द मास नंबर if the mass number is represented in AMU, if the mass number is represented in AMU, small a, small m, small u, AMU, ब्रैकेट में लिखें एटॉमिक मास यूनिट। AMU के साथ ब्रैकेट में क्या लिखें? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला मैंने? if the what? if the mass number is represented in AMU, जिसका मीनिंग क्या लिखा आपने? एटॉमिक मास यूनिट, then it is known as atomic mass, then it is known as atomic mass, then it is known as atomic mass, then it is known as atomic mass. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बुनियादी तौर पर एटम के मास का जिक्र किन पार्टिकल्स के साथ किया है। मैंने बात स्टार्ट की आपके साथ कौन सी वाली भाई? न्यूक्लियस वाली। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स वाली, न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वाली। उनका मैंने पहला नाम क्या रखा है? न्यूक्लियॉन नंबर, ऐसे ही। फिर मैंने उनको क्या बोला? मास नंबर। फिर मैंने उनको क्या बोल दिया? एटॉमिक मास। इस सारी डिस्कशन से क्या साबित होता है कि एटम का जितना भी मास है वो सारा किसके अंदर है? वो न्यूक्लियस के अंदर है। या एटम का जितना भी मास है वो किससे रिलेटेड है? वो न्यूक्लियॉन्स के साथ रिलेटेड है। जो कि चीज आपको ऊपर टेबल से भी नजर आ रही है, सर जी इनका मास कहां और इसका मास कहां, ठीक है जी। सारे का सारा मास ऑफ द एटम इज किधर? इज कंडेंस्ड इन द किधर? इज कंडेंस्ड इन द न्यूक्लियस। तो आई बिलीव जो मैं आखिरी नोट लिखवाना चाहता हूं, एक छोटा सा नोट लिखिए। The above discussion explains that all the mass of the atom is concentrated किधर जनाब? inside the nucleus of an atom, inside the nucleus of an atom।
inside the nucleus of an atom। जी भाई, इधर अगर आप ब्रैकेट में ये लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आप एक छोटी सी चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख दें। क्या लिखा आपने? The above discussion explains that all the mass of the atom is concentrated inside the nucleus of an atom, which बल्कि अगले जुमले लिखें, where the mass of electrons is so small that it can be neglected, that it is negligible, is so small that it can be neglected, या it is negligible। ठीक है, सो यहां तक किसी को परेशानी है जी? सो काम कीजिए, पेज के हेडर पे जाइए, वो एक AMU बड़ी स्पेशल चीज है। स्पेशल चीज किधर लिखेंगे हम? पेज के हेडर पे जाएं, वहां जाके बताएं यार ये AMU क्या लिखा है हमने। AMU, A for atomic, M for mass, U for unit। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसकी जो 1 वैल्यू है, 1 AMU कितना है? 1 U की वैल्यू क्या है? 1 U की वैल्यू भैया क्या? 1.66 इंटू 10 पावर -27 kg। ये लो जी, ये पेज के हेडर पे जाके लिखो 1.66 इंटू क्या, बल्कि एक चीज और लिखेंगे, 1 AMU can also be written as 1 U। पहले लिखता हूं 1 AMU, फिर लिखें ये सब, ये दो लाइनें पेज के हेडर पे लिखनी है जी। 1 AMU can also be written as 1 U, can also be written as 1 U। 1 AMU can also be written as 1 U। जी तो भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है बस। अभी एक बात याद रखिएगा, मैंने न्यूक्लियन नंबर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने मास नंबर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, मैंने एटॉमिक मास का लफ्ज भी इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन मैंने अभी तक रिलेटिव एटॉमिक मास का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया भाई। वो बिल्कुल कुछ और साइंस है, ठीक है। ऑल्दो इसका बहुत ताल्लुक है, उसका बहुत ताल्लुक है इसके साथ, लेकिन वो साइंस में कहीं और जाके समझाऊंगा, उसको मैं अभी यहां पे समझाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपने जो डिस्कशन की है उसमें किस किस को हाईलाइट करें। पहला लफ्ज था न्यूक्लियन नंबर, वो हाईलाइट करें। दूसरा लफ्ज था मास नंबर, उसको हाईलाइट करें। तीसरा लफ्ज है एटॉमिक मास, उसको हाईलाइट करें, ठीक है। अब आपको मैं छोटी सी ना मिसाल दूंगा, न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास। अगर आपने जुमलों को फॉलो करेंगे तो सुनिए जरा क्या जुमले लिखेंगे आपने पहला जुमला लिखा है आज कि जनाब जी एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस, डन। फिर हमने देयर इज अ वेरी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम दैट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वहां पे आपने स्मॉल समझा दिया कि वॉल्यूम बहुत कम है, डेंस समझा दिया कि सर मास उसका बहुत ज्यादा होगा तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर हमने कहा जी सिंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस सो दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, डन। फिर हमने कहा द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर नोन एज क्या, न्यूक्लियन नंबर। फिर हमने कहा दैट इज आल्सो नोन एज क्या, मास नंबर। फिर हमने कहा इफ द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन AMU या बाय AMU देन इट इज नोन एज क्या, देन इट इज नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है जनाब। और हमने फिर वगैरह वगैरह, तो 3 लफ्जों को अंडरलाइन करना था जनाब। किस किस को जी? एक वर्ड है हमारे पास क्या, न्यूक्लियन नंबर, वही वर्ड है क्या, मास नंबर, लेकिन उस वर्ड को आप क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। अगर आपने क्या किया, अगर आपने उसको किस में लिख दिया, AMU में, या जस्ट U में भी लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो न्यूक्लियन नंबर तो एग्जैक्टली मास नंबर को ही कहते हैं, लेकिन
जो एटॉमिक मास है, मैंने वहां आप गौर करिए इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है? कोई और निशान है, एरो बना दिया है। किसी को पता है एरो क्या होता है? अगली चीज, अच्छा, मतलब इसको क्या कहते हैं? इक्वल्स टू। इसको क्या कहते हैं? इंप्लाइज दैट। क्या कहते हैं? मैथ्स में इस सिंबल का मतलब क्या है? कि इस बात का मतलब यह है कि ऐसा होगा। इक्वल्स टू बिल्कुल इक्वल्स टू होता है, और ये जो निशान है इसका मतलब क्या है? क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं, या इसमें से ये बात निकल सकती है जो कि इसके एग्जैक्टली इक्वल। तो आपको इतनी चीजें भी समझनी है। क्या करनी है भाई? इतनी चीजें भी समझनी है। खैर, इसका मैं सिंबल कहीं मैथ्स में जाके वाला सिंबल पढ़ाऊंगा तो वहां लिख देंगे हम इंप्लाइज दैट, मतलब इसका। बहरहाल मैं बताना बस क्या चाहता हूं, पुत्र जी, मैं बताना ये चाहता हूं, अगर मैं बात करूं किसी किसी हाइड्रोजन की, जनाब, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो क्या है? हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो क्या है? लेकिन हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? वो 1 नहीं है, वो 1U है। वो क्या है? और जिस 1U की वैल्यू कितनी है? जिस 1U की वैल्यू क्या है? 1.66 इंटू 10 पावर -27 क्या kg है जी। सो आई होप आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वो बातें जिनको आपने ओ लेवल में बिल्कुल सेम समझा हुआ था, मुझे लगता है कि ओ लेवल में फर्क होता है, सब सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन अभी सब सेम नहीं है भाई। अंग्रेजी में कब क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, एक एक लफ्ज में बड़ी गहराई है, एक एक लफ्ज को हमने आपस में डिफरेंशिएट करना है। इसलिए मैं इतना शुरू से स्टार्ट हो गया हूं। आपने सारी बातें ओ लेवल में पढ़ी होंगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सबका सब पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं उधर से ओ लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन हर बात में से क्या निकालता हूं? कोई ना कोई नई बात निकालता हूं। कोई ना कोई नई बात निकलती कि नहीं यार ऐसे भी हो सकता है, या ये जिसको आप तीनों को सेम कहते थे, तीनों सेम, दो को मैंने सेम कर दिया। किन दो को सेम कर दिया? न्यूक्लियॉन नंबर, जस्ट अ नंबर, इट विल टेल अस हाउ मेनी प्रोटॉन्स और हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो इफ इट इज जस्ट अ नंबर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन्स। It is also just a number. It also represents there is only 1 proton plus no neutrons. But on the other hand, if you say I'm not talking about a number, you say मैं न्यूक्लियर नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं मास नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सर मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं। तो फिर फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व होती है? फिजिक्स कहती है कि एटॉमिक मास की बात जब करोगे तो भाई ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके साथ तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड यूनिट भी चाहिए। अब यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट होती तो क्या है? होती तो केजी है, लेकिन कोई बात नहीं, केजी मस्ट किधर है? वो तो फिजिक्स में मस्ट है कि हर यूनिट क्या होनी चाहिए? ऐसा यूनिट होनी चाहिए। वो तो फिजिक्स में मस्ट है ना कि यूनिट्स ऐसे होनी चाहिए। केमिस्ट्री में तो मस्ट नहीं है कि ऐसा ही लिखना है, तो बस इसलिए मैंने यू लिख दिया। और अगर आपका दिल करता नहीं सब कन्वर्ट करें एसआई के अंदर, तो फिर इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.66 into 10 power -27 kg। यू गेट माय पॉइंट? क्यों? उसमें सर एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का मास कितना है? ये भाई, तो एक प्रोटॉन का मास या तो आप 1U कह दें या 1.66 into 10 power -27 kg कह दें। जी भाई, अगर आप में से किसी के पास कुछ सवाल आता है दिल दिमाग के अंदर, हाथ खड़ा करिए और पूछ लीजिए। जी पुत्र, एक ही चीज है, सेम चीज है, बस असल में असल नाम है AMU। हमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट लगाने की भी दिल करता है तो यू लिख देते हैं, ठीक है जी। कोई तो यूनिट लिखनी है ना, तो यू लिख दिया हमने, अदरवाइज पूरी यूनिट क्या होनी चाहिए थी? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। यूनिट पुत्र ये ग्राम होती है या किलोग्राम होती है या टन होती है या पाउंड्स होती है, ये कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था। हमने केमिस्ट्री में क्या साइंस मारी है? हमने केमिस्ट्री में साइंस ये मारी है कि सारी जो प्रोटॉन का मास है ना और जो न्यूट्रॉन का मास है, उनको समथिंग 1 कह देते हैं। आपने ओ लेवल में समथिंग 1 कहा है ना,
रिलेटिव मास क्या बोला, तो उसमें गलती क्या है सर, यूनिट नहीं है। तो इसी को ठीक करके क्या करूं, 1 के साथ यू लगा दूं। हाँ जी, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बड़े बच्चों की तरह चला रहा हूं नहीं चला रहा है जी, चल रहा है दिमाग के नहीं। हालांकि बात सिर्फ अलिफ नहीं, 1 रुपए की बात है बस, जस्ट 1 के बारे में एक बात है कि अगर आपसे कोई कहता है, अब जरा गौर से सुनिए यार, मजा आना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है? कि सर अगर पहले लेक्चर में इतने मजे हैं तो अगर हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक चले गए तो पता नहीं कितने मजे आएंगे हमें, ठीक है? वहां भी मजे आएंगे जी, वहां भी मजे आएंगे। बुनियादी बात सुनिए, बुनियादी बात सुनिए, ओ लेवल का लेक्चर सुनिए। ओ लेवल का बच्चा कहता है, उसको मैं कहता हूं यार ये प्रोटॉन का मास क्या है, वो तब भी कहता है 1। मैं उसको कहता हूं प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या है, वो तब भी कहता है 1। मैं उसको कहता हूं वो प्रोटॉन के बारे में बस 1 ही उसको पता है। अब जब ए लेवल में बच्चा आ गया तो मैं उसको कह रहा हूं भाई प्रोटॉन की तादाद अगर 1 है, अब जरा जुमला सुनिए, प्रोटॉन की तादाद अगर 1 है तो उसका मास कितना है? हाँ, अगर तो कहेगा सर 1.66 into 10 power minus 27, या फिर अगर थोड़ा सियाना है तो क्या कहेगा 1 U है सर। क्या है वो 1? तो हमने क्या किया, अब एंड लेवल है, देखें स्टार्टिंग लेवल क्या है, बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल क्या है, प्रोटॉन का मास इज 1। एक्चुअल लेवल क्या है 1.66 into 10 power minus 20। दरमियान की बात कर लेते हैं यार, 1 U। सर 1 को भी ना उड़ाएं और इसको भी रहने दें, तो 1 मैंने क्यों नहीं उड़ाया कि वो लेवल में 1 पड़ा है, तो अब मैं क्या करूं, मैंने 1 रख दिया, लेकिन मुझे 1 से एतराज था। क्या एतराज था, क्या यूनिट नहीं लिखी थी, तो मैंने यूनिट का यू लगा दिया। क्या लगा दिया, 1 के आगे यू लगा दो भाई। क्यों सर ये यू क्यों लगाया है भाई, वो यू का मतलब है 1 यूनिट, क्योंकि वो तो यूनिट भी लिखी होनी चाहिए। सर ये यूनिट कौन सी वाली है, ये वो AMU वाली है। अच्छा AMU सर क्या होता है भाईजान, इसकी वैल्यू 1.66 into 10 power minus 27 होती है, नहीं 1.66 into 10 power minus 27 kg होती है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वक्त आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बात को आपने ऑर्डिनरी लेवल में इतने ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ा था, वही बात एडवांस लेवल में उतना ही एडवांस हो जाएगी, ठीक है? तो एक लेवल का डिफरेंस होता है कि आप कब कौन सी बात आपकी जाने दें और कब कौन सी बात को बिल्कुल चिपक जाएं, ठीक है? तो हमने क्या किया, अगर आप देखें तो ये आपका ओ लेवल का टेबल है। लेट मी टेल यू, ये A2 का टेबल है। A2 में एग्जैक्ट याद करनी है हमने वैल्यूज। AS का टेबल क्या होगा, इसका मास कितना है 1 U, इसका मास कितना है 1 U। पता है इसका मास कितना है 0.0005 U। कितना, 3 0 है शायद, 0.0005 U। खैर व्हाटएवर, मतलब टेबल में कुछ चेंज ना करना, वैसे वो 1/1836 का डेसिमल वर्जन बता रहा हूं आपको मैं। बहरहाल लेकिन जो मैं बात समझाना चाहता था ना, मुझे लगता है मैं पूरी पहुंचा चुका हूं कि आपने क्या ध्यान रखना है। बस एक जुमला मुकम्मल करूं सर, आपको ध्यान क्या रखना है, जब कोई पूछे न्यूक्लियॉन नंबर क्या है तो आपको कोई यूनिट लिखने की जरूरत, जब कोई पूछे मास का नंबर क्या है, बेशक मास पूछ रहा है लेकिन क्या कह रहा है मास का नंबर, तो मैं नंबर की कोई यूनिट नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर उसने कहा कि एटम का मास क्या है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं यूनिट भी लगाऊंगा। अगर मैं बहुत सियाना हूं तो मैं यूनिट यू लगा दूंगा, और अगर उसने कहा नहीं पूरा केजी में जवाब चाहिए तो मैं उस यू की जगह 1.66 into 10 power minus 27 kg लगा दूंगा। जी सर प्लीज। ओ बाद में डिस्कस होगा, हम आगे निकल गए, कहीं नोट कर लीजिए, बाद में हम कर लेंगे। बहरहाल किधर पहुंचे जी, हाँ जी यहाँ पहुंचे हैं, हाइड्रोजन की मिसाल दे दी है। जरा इससे अगली मिसाल पे चलें, कौन होता है अगला एलिमेंट, जी पुत्र। हाँ नंबर्स है ना, तो मैथ्स में कभी आपने कहा जी मैं कहूं जी किसी का नंबर है, आपके कितने नंबर आए हैं, 100 नंबरों में से कितने नंबर आए हैं, मिसाल के तौर पे 80 मार्क्स आ गए सर। हाँ तो 80 के साथ आप मार्क्स तो लिख ही देते हैं, लेकिन समटाइम 80 आउट ऑफ 100 दैट्स इट जी। तो मैथ्स में हमने नंबरों के साथ कभी यूनिट्स, या वहां हर नंबर के साथ यूनिट भी लगाते हैं हम, जैसे नंबर्स हैं तो नंबर्स के साथ यूनिट नहीं लगाते होते, ठीक है? लेकिन जब वर्ड आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसा एटॉमिक मास, तो ये नंबर तो नहीं पूछ रहा मैं,
मैं तो एटम का मास पूछ रहा हूं, तो मुझे तो फिर किस तरह से जवाब चाहिए? मुझे तो फिर जवाब पूरा फिजिक्स के तरीके से चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक मिसाल और लेते हैं, हीलियम वाली, शायद थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी। आई होप आपको मालूम है कि हीलियम का न्यूक्लियॉन नंबर क्या है? हाँ जी, 4 है। मतलब इसका मास नंबर क्या है? ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका एटॉमिक मास क्या है, वो 4 नहीं, वो 4u है। हाँ जी। अच्छा, न्यूक्लियॉन नंबर इज 4 मींस क्या? कि उसके न्यूक्लियस में कुल मिलाकर क्या है? उसके न्यूक्लियस में कुल मिलाकर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। और कौन कौन से हैं वो 4 न्यूक्लियॉन्स? सर जी, उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं। हेलो जी, जिसका मतलब है तो उसके अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं उसका मास कितना है, तो आप कहें सर जी उसका मास इज 4u, which means 4 into 1.66 into 10 power minus 27 kg, जिसका जवाब जो भी आता है आप यहां निकाल लीजिएगा। ठीक है, 4 को सीधा सीधा 1.66 से मल्टीप्लाई करें, या वैसे एक और ऑप्शन भी हमारे पास, एक और ऑप्शन क्या है? 2 प्रोटॉन्स का मास और 2 न्यूट्रॉन्स का मास में ऐड कर दूं। 2 इंटू प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27, 2 इंटू न्यूट्रॉन्स का मास 2 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27, कुल मिलाकर क्या होगा? 4 इंटू यही होगा ना, या नहीं? बात तो वही अंडरस्टैंडिंग है ना, कि हम यहां डायरेक्ट 4u करें, या इसका मैच 2u उसका मैच 2u कुल मिला के 4u, तो वगैरह वगैरह जो भी है। समझ आ गया है? सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो आगे चलते हैं। जी भैया, समझ आ रहा है? ठीक है, अभी तक क्या नहीं आया? रिलेटिव एटॉमिक मास का लफ्ज अभी तक, और याद रखिए आएगा भी नहीं अभी, वो मैं लाऊंगा वो किसी मोल्स के चैप्टर में जाकर। ठीक है, वहां जाकर मैं कहीं रिलेटिव वाली टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं अभी रिलेटिव वाली टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूं। अगली कोई अगर मिसाल देंगे तो तीसरी क्या है? लिथियम की मिसाल, एक और मिसाल दे देते हैं। किसी को मालूम है भाई लिथियम का न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? 7 होता है जी। मास नंबर क्या है? 7 है। एटॉमिक मास क्या है? सर वो 7 नहीं है, वो है 7 क्या? U। अच्छा जी, सो यू नो व्हाट, न्यूक्लियॉन नंबर इज 7 का मतलब क्या है? सर जी उसके अंदर क्या है? 7 न्यूट्रॉन्स हैं, नहीं 7 न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कितने प्रोटॉन्स, किसी को कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? आया आपको मालूम होगा, 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, जिनका कुल मिला के मास, अगर मैं मास की बात करूं तो 7u लिखेंगे, या फिर 7 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg लिखेंगे जी। 7 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg लिखेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन जनाब? जी भाई, होपफुली मैं आपको ये समझा चुका हूं कि एटम का इनिशियल पोर्शन मैंने समझा दिया। क्या समझाया जी? कि एटम एम्प्टी, एटम मोस्टली क्या है? एम्प्टी है। उसके सेंटर पर क्या है? वेरी स्मॉल एंड डेंस, वेरी स्मॉल एंड डेंस न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि कैसे हैं? जो कि स्टेशनरी हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उनकी जो कुल मिला के तादाद है जितनी भी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं, या हम उनको और क्या कह सकते हैं? मास नंबर भी कह सकते हैं। या उनके मास नंबर को अगर हम यू में लिख दें तो उसको हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ये उसके साथ मास लिंक क्यों किया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को मास में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता? सर जी उसकी वजह यह है, क्या है उसकी वजह? सर वो इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम है कि उसको हमने इग्नोर ही कर दिया है। हम कहते हैं जो न्यूक्लियस का मास है वही एटम का मास है। क्या जी? हम कहते हैं जो न्यूक्लियस का मास है वही एटम का मास है। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है
तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अब अगली बात है, हमने कहा जी न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें आ गई, डन हो गया। बट एक बात बताएं, इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यूट्रॉन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेट मी टेल यू, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन्स की अपनी एक अहमियत है, उनकी अहमियत में जाके फिर कभी फिजिक्स में डिस्कस करूंगा, केमिस्ट्री में उनकी कोई खास अहमियत नहीं है। ज्यादा अहमियत किसकी है भाई? क्यों है? मैथ्स में तो दोनों का मुकाबला सेम है, मैथ्स तो जितना प्रोटॉन का मैथ है उतना ही न्यूट्रॉन का मैथ है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक की वैल्यू कम है और एक की वैल्यू ज्यादा है? वजह भाई सर, मैथ्स के मुकाबले में दोनों सेम है, चार्ज के मुकाबले में एक की नेचर पॉजिटिव है और एक की नेचर, अच्छा चार्ज के मुकाबले में पॉजिटिव होना क्या फायदेमंद है? इसका ताल्लुक किसी और पार्टिकल के साथ भी अब आ जाएगा। अगर मैं यहां से आगे चलूं, अगर वो चार्ज ना होता, न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज ना होता और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिर इलेक्ट्रॉन्स भी ना होते और एटम का स्ट्रक्चर भी फिर कुछ ना होता। अगर एटम के स्ट्रक्चर में मैंने आगे निकलना है तो आगे प्रोटॉन के चार्ज की वजह से मैं आगे निकलूंगा। तो काम करता हूं, अगला जुमला मैं यहां पे आपको मेंशन जो कराना चाहता हूं वो क्या है, बोल दीजिए जनाब जी। सिंस protons are positive, since protons are positive, and the neutrons are neutral, protons are positive and neutrons are neutral, so the charge on the nucleus is क्या? Please tell me. So the charge on the nucleus is known as, is क्या? Is positive. So the charge on the nucleus is positive. इसमें किसी मसला है? अब ये जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, वैसे इसके लिए टर्म क्या होनी चाहिए? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस को क्या कहना चाहिए? न्यूक्लियर चार्ज कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जो कि डिपेंड किस पे करता है? प्रोटॉन्स पर। तो मेरे लिए सिर्फ प्रोटॉन्स की बड़ी अहमियत होगी। खैर इससे पहले कि किसकी अहमियत होगी, किसी नहीं होगी, एक जुमला लिखे। देखिए, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज नोन एज क्या? इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। पहले तो ये जुमला लिखे, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सर सबूर किसी को पानी का बोल देंगे प्लीज, और ये फिजिक्स वालों को बुला लें, उनको बोले 6:15 पे आ जाए कर अंदर ही। क्या बोला भाई? द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज नोन एज क्या? is known as nuclear charge, which depends upon क्या? Which depends upon the number of protons, which depends upon the number of protons in the nucleus. In the nucleus. हम क्या कह रहे हैं भाई? पहला जुमला क्या लिखा आपने इसमें कि चार्ज सिंस क्या? सिंस प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, अब जो हमने कहा जी चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हेंस क्या लिखे जी? हेंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर इंपॉर्टेंट। Hence क्या जी? Hence the number of protons is more important. Hence the number of कौन जी? The number of protons is more important as compared to क्या? As compared to the number of neutrons. As compared to the number of neutrons. अच्छा, किसको मसला है? ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको क्या कहेंगे? ये जो नंबर ऑफ, बोर्ड भी साफ कर दे भैया, बोर्ड भी साफ कर दे। ये जो नंबर ऑफ क्या होते हैं? द नंबर, अगर लिखें द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये लिखें इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
is known as proton number. एक ही बात है, लेकिन लिखिए, जुमला लिखेंगे, नोट्स पूरे करेंगे. The number of protons in the nucleus of an atom is known as proton number. Also known as, that is also known as atomic number. That is also known as atomic number. That is also known as atomic number. Please underline the word proton number and atomic number. उन दो लफ्जों को अंडरलाइन कर लें, प्रोटॉन नंबर को और एटॉमिक नंबर के जो दो वर्ड्स हैं, प्लीज उन दो लफ्जों को अंडरलाइन कर दीजिए. जी तो भाई, आई थिंक यहां पे जाकर मैं केमिस्ट्री के लेक्चर का इख्तिताम करूंगा.